गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 23 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जी हाँ, इंडिया के प्रेसिडेंट का कोई इम्पीचमेंट यहाँ पे होने वाला नहीं है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इम्पीचमेंट हो सकती है, मतलब वो प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है। तो इस आर्टिकल में हम लोग थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या है और अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या है। तो दोनों को हम लोग थोड़ा कंपेयर यहाँ पे करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा अर्जनमेंट साइन डाई क्या होता है, तो इस छोटे से आर्टिकल के बहाने से हम लोग कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पार्लियामेंट्स में यूज की जाती हैं या फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के रिगार्डिंग यूज की जाती हैं। जैसे सम्मन क्या होता है, अर्जनमेंट साइन डाई क्या होता है। उसके अलावा राज्यसभा की प्रोसेस या राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हल्का फुल्का सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसको मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट अभी अभी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया है, तो उनके लिए एक डिसेंट सा आर्टिकल ये हो सकता है। लेकिन जिन बच्चों ने पहले से ही एक दो बार लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। जी सैक क्या होता है? जी सैक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, क्यों इसको यूज किया जाता है, थोड़ा हम लोग ये पढ़ेंगे। इकोनॉमी वाले सेक्शन से इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो भी इसको कर सकते हैं और जो एडवांस स्टूडेंट है वो भी डेफिनेटली इस आर्टिकल को कर सकते हैं। सिंपल सा आर्टिकल है। उसके अलावा एडिटोरियल है, एक रिपीटेड एडिटोरियल है, वही घिसी पिटी सी बातें हम लोग करेंगे इसमें। इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से वेस्ट एशिया, जिसे हम लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। क्योंकि दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो ये सेंटर ऑफ जियोपॉलिटिक्स माना जाता है। अगर आप उधर से रशिया चाइना की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, इधर से अमेरिका नेटो की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, इंडिया भी बीच में अपना स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है, सऊदी अरेबिया उधर है, ईरान, इसराइल, ये सब घुमा फिरा के एक डिसेंट सा एक पिक्चर क्रिएट करता है। तो हमेशा ही इस रीजन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बेसिकली इस पूरे इशू के ऊपर हमारी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी आए आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये दोनों स्टूडेंट के लिए है, फ्रेशर्स के लिए भी और जो एडवांस स्टूडेंट है उनके लिए भी। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है जो आप देख सकते हो। उसके अलावा एक छोटी सी अनाउंसमेंट है हमारे प्रयास प्रोग्राम के बारे में। इस बार का आपने मेंस देख ही लिया होगा, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उनका नेचर कैसा है। तो आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कंटेंट होना चाहिए आपके पास डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अपने कंटेंट को प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाते हैं, विद इन गिवन टाइम पीरियड या विद इन वर्ड लिमिट नहीं लिख पाते हैं। तो उनके लिए प्रोग्राम चलाया गया है। आप डिसेंट आंसर राइटिंग यहाँ पे सीख सकते हो इस प्रोग्राम के बारे में। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप इसके ऊपर मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता है। आज सैटरडे है तो आज शाम को हम लोग ये क्लास करेंगे, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं। 2.5 से 3, 3.5 घंटे की क्लास होती है। बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन की जाती है। ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे स्कैन करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर आपका कवर करवाया जाता है, क्योंकि कम से कम 2 साल का करंट अफेयर तो आपको चाहिए। इस बार आपने प्रीलिम्स भी देखा होगा और मेंस भी देखा होगा। पेपर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट वो भी हमारी प्रिपरेशन का इंटीग्रल पार्ट होता है। क्वेश्चंस को एनालिसिस करना, उनको देखना, समझना। उसके अलावा हमारे फाउंडेशन कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज बड़ा खास दिन है, आपको पता ही होगा, पता नहीं है तो पता होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी का आज बर्थडे है। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, नेशनल पोएट भी कहा जाता है, और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाम रहे हैं। बहुत काम इन्होंने किया है हिंदी साहित्य में, कविताएं बहुत जबरदस्त लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, स्पीच लिखी हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं। तो बहुत बड़ा नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी का। तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरे हो, तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो हो, धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। क्या बात है। मतलब इनकी मोस्टली कविताओं में ना आपको एक वीर रस देखने को मिलता है। मतलब एक मोटिवेशन टाइप का, आगे बढ़ने का वो रस आपको देखने को मिलता है। ज्यादातर इनकी कविता में वही रहा है, वीर रस जिसको हम लोग कहते हैं। हालांकि अपने को गांधीयन मानते हैं और गांधी जी को फॉलो भी करते हैं, लेकिन कविताएं इनकी थोड़ी सी थोड़ी सी अग्रेसिव टाइप की, थोड़ी सी वीर रस टाइप की मानी जाती है। इवन जब इंडिया में इमरजेंसी के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने जब मूवमेंट चलाया हुआ था इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ में, तब भी इनकी कविताओं का यूज किया गया था।
कि तुम पीछे हटो, जनता आ रही है, समथिंग लाइक दैट। तो बड़ा यूज किया जाता है इनको। इवन इवन 2012 में जब अन्ना हजारे जी का जब मूवमेंट हुआ था, तब भी वहां पे बहुत सारी कविताओं का यूज किया गया जो रामधारी सिंह दिनकर जी से ली गई थी। तो बड़ा आने वाली पीढ़ियों को बड़े इंस्पायर करते हैं ये दिनकर जी। और इनका 1908 में इनका जन्मदिन हुआ, पैदा हुए ये सितंबर 23 को, बिहार में पैदा हुए। काफी गरीबी में जीवन इनका गुजरा। स्कूल में जाते थे तो ऐसा बताते हैं कि वहां पे एक रिवर हुआ करती थी, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए टाइम लगता था, तो ये स्कूल से बीच में ही आ जाते थे। गरीबी में जीवन बीता, लेकिन इन्होंने मैनेज किया उस चीज को। जैसा कि हम बड़े लोग हमेशा चैलेंजेस को पार करके ही बड़ा बनता है इंसान। तो वो सब चीजें हुई। चलते चलते फिर ये 1924-25 में इनकी पहली जो है पोएम वो पब्लिश हुई। चत्र सहोदर नाम की एक पेपर में, ब्रदर्स ऑफ स्टूडेंट जिसको कहा जाता था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी गांधी जी की, उनसे इंस्पायर हुए और फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो उस तरह से नहीं किया, लेकिन सबका अपना अपना रोल होता है। इन्होंने कविताओं के थ्रू, एसेस के थ्रू इंस्पायर करने की कोशिश की। फिर इनकी जो पहली जो पोएम की कलेक्शन थी रेणुका, वो 1935 में पब्लिश हुई। और फिर चलते चलते कारवां बढ़ता गया और रुके नहीं भाई। तो फाइनली 1960s में वाइस चांसलर भी बने भागलपुर यूनिवर्सिटी में, बिहार में। और 1954 से लेके 64 तक, 52 से लेके 64 तक राज्यसभा के मेंबर भी रहे। 1959 में इनको पद्म भूषण मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। और 1972 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको दिया गया। और 2008 में मनमोहन सिंह जी ने इनके बर्थडे पे रामधारी सिंह दिनकर जी के पोर्ट्रेट जो है वो सेंट्रल हॉल में भी लगाया, पार्लियामेंट में। और आज तो इनके नाम पे एक अलग से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहित्य रत्न सम्मान भी जो है वो दिया जाता है। हिंदी लिटरेचर में जो लोग काम करते हैं, पोइम्स लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं हिंदी लिटरेचर को। तो एक बड़ा जबरदस्त पर्सनैलिटी रही है इनकी। आपको भी अगर इनकी कोई पोइम अपने स्कूल वगैरह में पढ़ी हो, याद हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले आर्टिकल पे। हाउ विल बाइडेन इम्पीचमेंट हियरिंग इम्पैक्ट इलेक्शंस। ये अगर पर्टिकुलर आर्टिकल के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएसए की न्यूज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है सच, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है, जो पॉलिटी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मिस्टर बाइडेन प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, यू नो वेरी वेल, लेकिन उनके बेटे हैं हंटर बाइडेन। तो हंटर बाइडेन के ऊपर काफी एलिगेशंस लगे हैं और काफी सीरियस एलिगेशन है। पैसे वैसे का उलटफेर वगैरह इन्होंने किया है, टैक्स को अवॉइड किया है एंड ऑल दैट। तो अपने फादर की पोजीशन का भी इन्होंने इलीगल मिसयूज किया है। तो उसके लिए जो है इनके ऊपर इम्पीचमेंट हो सकता है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि जो बाइडेन ने अपने बेटे को डायरेक्टली कोई बेनिफिट पहुंचाया है। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन जो रिपब्लिकन हैं वो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और मिस्टर जो बाइडेन के अगेंस्ट में एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आना चाहते हैं अमेरिकन कांग्रेस के अंदर। ठीक है, तो ये तो छोटी सी न्यूज हो गई। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें और यूएसए की बात करें, दोनों जगह पे जो इम्पीचमेंट का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। देखिए, अमेरिका की बात करें तो वहाँ की कांग्रेस में दो हाउस होते हैं। ठीक है, अ, एक हाउस होता है जिसे हम लोग सीनेट कहते हैं, सीनेट कहते हैं। और एक हाउस होता है जिसे हम लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को आप हमारे यहाँ पे लोकसभा के जैसे मान सकते हो, जिसे लोअर हाउस कहते हैं। सीनेट इज जस्ट लाइक अ राज्यसभा, जिसे आप अपर हाउस भी कह सकते हैं। सीनेट में वहां पे 100 कैंडिडेट्स होते हैं। तो 50 स्टेट है अमेरिका में, हर स्टेट से दो लोगों को चुना जाता है, तो वो लोग सेनेट में आते हैं। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, राज्यसभा में हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमारे देश में नहीं होता है। जितना बड़ा स्टेट होगा राज्यसभा में उनका इतना ही रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू विच द मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। यस, यू नो वेरी वेल, हमारे इंडिया, ये इंडिया के जैसे ही होता है। बड़ा स्टेट ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, छोटा स्टेट कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम लोग बात करें इम्पीचमेंट के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पे ट्रेजन, ब्राइबरी, या कुछ और मिस एडवेंचर अगर आपने कर दिया, या कोई आपने क्राइम कर दिया, इस तरह की चीजें होती हैं। मान लो आपने क्या कर दिया कि भाई कोई किसी ओपोजिशन के मेंबर के खिलाफ जबरदस्ती आपने कुछ ना कुछ चार्ज लगा के उनको फंसा दिया, समथिंग लाइक दैट। या फिर आपने कोई न्यूक्लियर अपनी पावर का मिसयूज कर दिया, इस तरह की चीजें होती हैं। मिस एडवेंचर आपने कर दिया, कोई करप्शन आपने कर दिया, तो इन सारे केसेस में इम्पीचमेंट हो सकता है। इंडिया में इस तरह की चीजें मेंशन नहीं की गई हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का सिर्फ एक ही रीजन बताया गया है
वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना ही छोड़ दिया गया है। अभी तक हमारे किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, तो हमें एग्जैक्टली हम लोग नहीं कह सकते कि क्या क्या पर्टिकुलर रीजंस इसके लिए हो सकते हैं। तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ खाली ये लिखा हुआ है। लेकिन ये जरूरी है चीज आपके लिए कंपैरिजन करना, जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ चीज आपको मैं बता भी चुका हूँ। ट्रीजन, ब्राइबरी, मिस एडवेंचर, इंडिया में जो आर्टिकल 61 है क्या कहता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। इम्पीचमेंट की प्रोसेस के चार्जेस की हम लोग बात करें, अमेरिका के हाउस के अंदर कोई भी मेंबर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का होता है, सीनेट का नहीं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोअर हाउस, सीनेट मींस अपर हाउस, लाइक आवर राज्यसभा। तो वहां पे जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो लोअर हाउस से होती है, अपर हाउस से नहीं हो सकती। राइट। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो किसी भी हाउस में से स्टार्ट हो सकती है, राज्यसभा से भी हो सकती है और लोकसभा से भी हो सकती है। तो दोनों में ये फर्क है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पास। चार्जेस जो होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगर इम्पीचमेंट स्टार्ट करती है तो सिंपल मेजोरिटी से उस प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है, जो कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो टोटल हाउस के 1/4 मेंबर हैं वो उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और प्रोसेस इनिशिएट करने से पहले कम से कम 14 डेज का नोटिस आपको देना पड़ता है। एक बार नोटिस जब चला जाता है प्रेसिडेंट को कि भैया आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, तो इंडिया में तो 1/4 हो गया और 14 डेज का नोटिस हो गया। अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी जो होती है उसकी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक बार जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है तो वहां पे दो तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, एक तो जो लोअर हाउस के जो पर्सन होते हैं वो, और जो सीनेट की ज्यूरी होती है वो दोनों मिलकर उन चार्जेस को सुनते हैं और फिर इम्पीचमेंट किया जाता है। हमारे यहाँ पे क्या है, जो पहला हाउस है कोई भी हो सकता है, ये राज्यसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, जहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट होती है। तो पहले वहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी और वो सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो 2/3 मेजोरिटी से पास होते हैं। फिर वो सेकंड हाउस में आता है प्रपोजल, और वहां पे भी सेम प्रोसेस होती है और फिर उसके बाद जाके इम्पीचमेंट हो सकती है। एक बार इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हो जाती है अमेरिका में, तो सीनेट की जो वोट है वो 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करती है। क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो बिल आएगा, रेजोल्यूशन आएगा, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सिंपल मेजोरिटी से उसको पास किया जाएगा, फिर आएगा वो सीनेट में जो कि अपर हाउस है, वहां पे 2/3 मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है। इंडिया में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में ही 2/3 मेजोरिटी से आपकी वोट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो साफ साफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है 51% इन लोअर हाउस एंड 2/3 इन द अपर हाउस। इंडिया में 2/3 इन द लोअर हाउस, 2/3 इन द अपर हाउस, दोनों में चाहिए होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अमेरिका में चीफ जस्टिस का भी रोल होता है। जो ट्रायल प्रोसेस होता है सीनेट में, अमेरिकन कांग्रेस में, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो उसको प्रिजाइड करते हैं। इंडिया में चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं होता है इम्पीचमेंट की प्रोसेस के अंदर। राइट। रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास ऊपर जब इम्पीचमेंट चलता है तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक डिफेंस लॉयर को अपॉइंट कर सकते हैं, जो उनकी तरफ से केस लड़ सकता है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेसिडेंट कोई लॉयर वगैरह को नहीं कर सकते हैं। वहां पे जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इंडिया में लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इस पे आप रट्टा मार लो। इस कंटेंट को आप सेव कर सकते हो। आप अगर डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, अगर आप हैंड रिटन कंटेंट बनाते हैं, तो वहां पे भी आप इसको प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के पेस्ट कर सकते हो। तो वो आपको पता है आपको किस तरह से चीजें करनी होती हैं। लेकिन यस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? टर्म्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट, ये एक सिंपल सा आर्टिकल मैंने उठा लिया था आपके लिए। जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बिल्कुल नया टॉपिक हो सकता है, और जो थोड़ा समय से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए तो रिपीटेड सा टॉपिक हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वगैरह से एज इट इज जो है इसको उठाया गया है। तो लोकसभा एडजर्न हो गई है साइन डाई। ठीक है, लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया था, आपको पता ही है, 18 से 21 तारीख तक। तो ये इसको एडजर्नमेंट साइन डाई कर दिया गया है। ये स्पेशल सेशन था जहाँ पे 33% वीमेन रिजर्वेशन, एक बहुत ही हिस्टोरिकल बिल यहाँ पे पास हुआ है। उसके अलावा चंद्रयान 3 वगैरह के ऊपर चर्चा की गई। हालांकि अपोजिशन के द्वारा ये डिमांड किया गया था कि अडानी के ऊपर भी डिस्कशन किया जाए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। जो चाइना ने इंडियन टेरिटरी के अंदर इंकर्जन किया है, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो कई चीजें सरकार ने अवॉइड की हैं, लेकिन विमेन रिजर्वेशन बिल यहाँ पे पास हुआ है, जो कि काफी हिस्टोरिकल 128th अमेंडमेंट जो है हम लोगों ने
बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या होता है? एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब ये है कि भाई ये जो पार्लियामेंट का सेशन था वो अभी टर्मिनेट हो गया है। कितनी देर के लिए टर्मिनेट हुआ है? इनडेफिनेटली टर्मिनेट हुआ है, मतलब कोई भी टाइम नहीं बताया गया है। जब आप टाइम बताते हो 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, जब टाइम बताया के सिटिंग को टर्मिनेट किया जाता है तो उसे अर्जेंटमेंट बोलते हैं। जब बिना टाइम बताए किया जाता है तो उसे अर्जेंटमेंट साइन डाई बोलते हैं। दोनों में ये फर्क होता है। अर्जेंटमेंट में आपको टाइम बताया जाता है और कई बार रीजन भी बताया जाता है। अर्जेंटमेंट साइन का मतलब अभी वो पार्लियामेंट का हाउस बिल्कुल तरह से टर्मिनेट हो गया है। ये दोनों में फर्क हो। इसका आगे डाई लिखा हुआ है ना, तो डाई मतलब इनडेफिनेटली पीरियड खत्म हो गया आपका, अब चलिए यहाँ से। सम्मन तो बिल्कुल सिंपल सी चीज होती है। सम्मन का मतलब होता है भाई आपको बुलाया जा रहा है ना। पुलिस वाले भी कई कई बार सम्मन भेजते हैं। हम आप स्कूल में रहे होंगे, आपके जब कभी शरारत करते हो आप लोग, तो आपके प्रिंसिपल भी आपका फैमिली आपके पेरेंट्स को सम्मन भेजते हैं कि आइए स्कूल में अपने बेटे की बेटी की हरकत देखिए क्या किया इन्होंने। वो सम्मन होता है बेसिकली। तो पार्लियामेंट को बुलाने के लिए, मिलने के लिए जो नोटिस इशू किया जाता है उसे हम लोग सम्मन कहते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ द कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट टू सम्मन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेसिकली इनके सिग्नेचर होते हैं, प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर। तो नाम तो इनका ही चलता है क्योंकि अल्टीमेटली यही हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो हमारे। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोरोगेशन मतलब होता है, प्रोरोगेशन मींस द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स बोथ द सिटिंग ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस। टर्मिनेट्स बोथ द सिटिंग ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस। मतलब प्रोरोगेशन हो गया कि भाई अभी अगले सेशन में मिलेंगे, ये सेशन खत्म हो गया, अभी अगले सेशन में मिलेंगे, वो मतलब होता है प्रोरोगेशन। एडजर्नमेंट उसी हाउस के अंदर होता है। जैसे मान लो बजट सेशन चल रहा है, आज बजट सेशन के ऊपर डिस्कशन हुआ, 2 घंटे के लिए लंच ब्रेक हुआ तो वो एडजर्नमेंट हो गया। या फिर अपोजिशन ने ज्यादा उछल कूद किया, डिस्टरबेंस हुई, तो स्पीकर को लगा कि नहीं थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा शांति बरकरार करनी है, तो एडजर्नमेंट कर देते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब यह है कि अभी पूरा सेशन, मतलब पूरा प्रोसीजर है वो पूरा खत्म हो चुका है। प्रोरोगेशन का मतलब यह कि सेशन को टर्मिनेट किया है, अभी अगले सेशन में मिलेंगे। तो ये आर्टिकल 85(2) के अंदर में किया जाता है। प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स द बोथ द सिटिंग ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस। डिसोल्यूशन मतलब का मतलब यह है कि भई अभी अगले इलेक्शन होंगे, अभी ये पूरा लोकसभा का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया। इट एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। अभी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद दोबारा से आएंगे। तो डिसोल्व मतलब खत्म, दोबारा इलेक्शन करवाइए, नए प्राइम मिनिस्टर बनाइए, या वही भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी टर्म होता है, आपको पता होना चाहिए। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। हल्का सा रिपीट कर देता हूं। जब हमारा हाउस सेशन में होता है, उस सेशन के प्रोसीजर को कुछ समय के लिए, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन के लिए जब सस्पेंड किया जाता है तो उसे एडजर्नमेंट कहते हैं। उस सेशन को जब एडजर्नमेंट किया जाता है बिना कोई टाइम बताए, उसे एडजर्नमेंट साइन डाई कहते हैं। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि जब वो सेशन ही टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये कौन करता है? ये हमारे प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे किया जाता है कि भाई अभी ऐसा करेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे। बजट सेशन खत्म हो गया, अब चलो हम लोग मॉनसून सेशन में मिलेंगे। मॉनसून सेशन खत्म हो गया, चलिए अभी बजट सेशन, अभी हम लोग विंटर सेशन में मिलेंगे। तो जब सेशन खत्म होता है तो प्रोरोगेशन होता है। और जब पार्लियामेंट ही डिसोल्व हो जाती है, लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट होती है, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। अभी अगले इलेक्शन हो गया, अब तो 5 साल के बाद यूजली डिसोल्व हो जाती है। ठीक है, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, आपको पता है, तो ये डिसोल्व नहीं होती है। अपर हाउस भी कहा जाता है इसको, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी ऑफ एल्डर्स। हालांकि इंडिया में टर्म यूज नहीं की जाती है, बट ब्रिटेन वगैरह में की जाती है। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो इंडिया में 1918 के अंदर हुआ था, उस समय राज्यसभा की क्रिएशन की गई थी, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता था। ठीक है, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ, और फिर 1935 वगैरह, तो वो इसे ऑलमोस्ट लगभग लगभग कंटिन्यू रखा गया। जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे पहले तो। अभी कौन होते हैं? अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो छोटी छोटी चीजें शायद आपको पता होगा, लक्ष्मीकांत वगैरह से इसको उठाया गया है। फाइनली 1952 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, इंडिया की आज़ादी के बाद। और जो इनोग्रल सेशन हुआ था हमारा,
वो इसके द्वारा किया गया था। द राज्यसभा विच रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज वाज डिजाइन्ड टू चेक द पावर ऑफ द लोकसभा। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब हमारे देश में लोकसभा है और यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो राज्यसभा की जरूरत क्या है? देखिए कई बार क्या होता है कि लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इतनी मेजोरिटी से आ जाते हैं कि वो एज अ डिक्टेटर काम कर सकते हैं। तो भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? चेक्स एंड बैलेंस। किसी के भी हाथ में अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। तो लोकसभा के हाथ में अनलिमिटेड पावर ना हो, इसलिए हम लोगों ने राज्यसभा को बनाया था, ताकि उसकी पावर को थोड़ा सा चेक किया जा सके। बेसिक पर्पज तो ये होता है, हालांकि इसके दूसरे पर्पज भी होते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक पर्पज ये है। और क्या क्या पर्पस हो सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो एडवांस स्टूडेंट हैं, जो पहले से ये लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ चुके हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 238 मेंबर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, और 12 जो मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन कहाँ से नॉमिनेट किए जाते हैं? ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है जो कि आर्ट में या साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज वगैरह में जिन्होंने काफी अच्छी पोजीशन होती है और जो सर्व करते हैं सोसाइटी को। वाइस वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको बता ही दिया, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं हमारे राज्यसभा के अंदर में। ठीक है, बस छोटी छोटी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया जी सेक टू अट्रैक्ट 30 बिलियन ऑन एंट्री इनटू जेपीएम्स इंडिसेस। जेपीएम का मतलब है यहाँ पे आ, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जेपी मोर्गन। जेपी मोर्गन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक बैंक भी है, कंसल्टेंट भी है, बहुत कुछ है ये। तो इनके जो इंडिसेस होते हैं, इनके इंडिसेस का मतलब ये है कि अगर आप जेपी मॉर्गन के इंडिसेस, मतलब जैसे इंडेक्स होता है हमारा, सेंसेक्स होता है या निफ्टी 50 होता है, इस तरह का होता है वो। उसमें दुनिया भर की जो सरकारें होती हैं उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह को लिस्ट किया जाता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आप वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। खैर, तो जेपी मॉर्गन एक अमेरिका का लार्जेस्ट बैंक भी है। तो हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे एनलिस्ट कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता क्या है? जेपी मॉर्गन वगैरह न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सीधी सी बात है, आप पहले ना सिक्योरिटी समझिए क्या होता है। सिक्योरिटी, आप इसे कोलैटरल टाइप का कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। आप बैंक में जाते हो, एज अ पर्सन आप बैंक में जाते हो और आप बैंक को कहते हो कि साहब प्लीज आप मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दीजिए। यस, आप बैंक से 1 लाख रुपए मांग रहे हो। बैंक आपको 1 लाख रुपए दे सकता है, लेकिन बदले में क्या कहता है कि आई नीड सम सिक्योरिटी। यस, कोलैटरल आप जिसे कहते हो। अगर आप बैंक को वो सिक्योरिटी दे देते हो, ये सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, ये आपकी लैंड के पेपर भी हो सकते हैं। ठीक है, पेपर होते हैं आपकी लैंड के, आप वो बैंक में उसको रखिए, बैंक आपको 1 लाख रुपए दे देगा। जब आप बैंक को 1 लाख रुपए लौटा दोगे और इंटरेस्ट रेट के साथ, तो बैंक आपको ये सिक्योरिटी वापस कर देगा। ऐसे ही तो होता है ना। ऐसे इसी इसी तरह का प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो एक तरफ हमारी गवर्नमेंट है, राइट, ये हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट पैसा कहीं से भी ले सकती है, बैंक से ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, जनता से भी ले सकती है। तो गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए किसी बैंक से, आरबीआई से या लोगों से, तो जब अगर मान लो सरकार को चाहिए भैया 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है, तो हम भी तो गवर्नमेंट से सिक्योरिटी लेंगे ना। जैसे बैंक ने हम लोगों से सिक्योरिटी लिया था, हम लोग गवर्नमेंट से सिक्योरिटी लेंगे। तो वो जो गारंटी के तौर पे सिक्योरिटी दी जाती है उसे ही हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। जब ये सरकार हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देती है, हमें या आरबीआई को या बैंक को, किसी को भी जहां से पैसा उठा रही है, तब जाके सरकार को 1,000 करोड़ रुपीज मिलते हैं। तो जब और सरकार धीरे क्या करती है, इसका इंटरेस्ट रेट पे करेगी और बाद में जो प्रिंसिपल होती है इसको पे करेगी। जब सरकार 1,000 रुपए और इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट सारा पे कर देती है, तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस मिल जाती है, सिंपल। तो सेम प्रोसीजर होता है इधर भी और इधर भी। थोड़ा सा बस यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका फर्क होता है। यहाँ पे हमारा जो बैंक है और यहाँ पे हमारे हम जो इंडिविजुअल हुआ करते थे, ये दोनों थोड़े से चेंज हो गए। तो गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए, तो लोग गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। तो ये है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, तो गवर्नमेंट जो है एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। इसके ऊपर लिखा होता है कि इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, हमें 1,000 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, कितने साल के लिए चाहिए भैया? हमें 182 डेज के लिए चाहिए, या फिर हो सकता है हमें 5 साल के लिए चाहिए।
हो सकता है हमें 10 साल के लिए चाहिए। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाती है। बिकॉज ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है तो ये हाईली सिक्योर होती है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, अभी ये गवर्नमेंट की चीज है तो डिमांड तो ज्यादा होगी ही। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इसमें आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, बैंक्स भी हो सकते हैं। यस। तो ये लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी को परचेज कर लेते हैं। तो ये सिक्योरिटी चली जाती है इनके पास, तो ये बदले में सरकार को क्या देते हैं, ये इस बदले में सरकार को 1,000 करोड़ रुपए देते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज हाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्क्स। बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है टू रेज मनी। ठीक है, गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं होता है। गवर्नमेंट भी पैसा उधार लेती है, बैंकों से, आरबीआई से, हम लोगों से, क्योंकि उसको भी वेलफेयर स्कीम चलानी होती हैं, सैलरी भी देनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाने होते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसे कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना कई तरह की होती है, कुछ शॉर्ट टर्म होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है। जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ये 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के लिए होती है, बेसिकली लेस देन 1 ईयर। इसे हम लोग ट्रेजरी बिल भी कहते हैं। हालांकि आजकल सरकार ट्रेजरी बिल का ऐसा यूज नहीं करती है। जो लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल या उससे ज्यादा की जो सिक्योरिटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, या जी सैक आप कह सकते हो, गिल्ट एज बॉन्ड भी इसको कह सकते हो। ठीक है। जो 1 साल या उससे ज्यादा यानी कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किए जा सकते हैं। लेकिन जो लेस देन 1 ईयर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसे हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। रिस्क फ्री होते हैं ऑफ कोर्स। यार कोई भी चीज हो जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है वो तो रिस्क फ्री ही होती है, प्राइवेट सेक्टर थोड़ी ना है। ये थोड़ी चीजें होती हैं। इवन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, एफपीआई वगैरह, मतलब विदेशी लोग भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड नहीं। उसके लिए कुछ कंडीशन जो है होती हैं आरबीआई के द्वारा जो की जाती हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये छोटा सा एक फैक्टर था। इवन यूपीएससी में यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे। और एडिटोरियल वही, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इंडिया एंड द ग्रेट पावर कॉन्टेस्ट इन द वेस्ट एशिया। देखिए हेडिंग कितनी पावरफुल चीज होती है। बहुत बार आपको हेडिंग पढ़ते ही चीज समझ में आ जाती है क्या कहना चाहता है। ग्रेट पावर का मतलब यहाँ पे क्या है, ये बात कर रहा है यहाँ पे यूएसए की, ये बात यहाँ पे कर रहे हैं भाई साहब चाइना की, ये बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, इनकी बात कर रहा है। कहाँ कॉन्टेस्ट मतलब कंपटीशन, कहाँ पे, वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। इंडिया इसको वेस्ट एशिया बोलता है लेकिन अमेरिका वाले इसको मिडल ईस्ट कहते हैं। तो मिडल ईस्ट के अंदर जो पावरफुल कंट्रीज हैं, खासकर यूएसए एंड चाइना, उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है अपने अपने पावर को शो करने का, हेजमनी के लिए। राइट। क्योंकि ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये जो वेस्ट एशिया के अंदर किसका डोमिनेंस था, यूएसए का था। लेकिन अभी यूएसए इस रीजन को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उस वैक्यूम को चाइना फिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह की फाइट कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका रशिया के अंदर भी हुआ करती थी, लेकिन अभी रशिया तो बैकफुट पे चला गया है। तो चाइना उस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहा है, और कुछ हद तक चाइना इसमें एक्चुअली सक्सेसफुल भी है। हालांकि अमेरिका के बहुत डीप रूट्स हैं यहाँ पे, पिछले 40 50 60 सालों में उसने वहां पे जो कमाया है आप उसको ऐसे तो नहीं गंवा सकते हो, बहुत डीप रूट्स हैं। अब फिर भी चाइना हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा तड़पड़ा रहा है वो थोड़ा सा। बट एनीवेज, इंडिया का इसके बीच में क्या रोल हो जाएगा। इंडिया एक भी एक ग्रोइंग पावर है, तो हम भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश वहां पे करेंगे। तो उसको घुमा फिरा के ही इस आर्टिकल के बारे में जो है बात कही गई है। और अगर किसी के साथ आपका एंगेजमेंट बढ़ानी है, किसी को भी किसी तरह की, खासकर जियो पॉलिटिक्स में, तो दो तीन चीजें हो सकती हैं एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। एक जो एंगेजमेंट होती है वो इकोनॉमिकल एंगेजमेंट होती है। तो पैसा तो सबसे पावरफुल चीज है। जैसे अब जापान और चाइना का एग्जांपल दीजिए। हालांकि दोनों दुश्मन देश हैं आपस में, चाइना और जापान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते एक दूसरे को, उसके बावजूद भी वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। ताइवान चाइना को देख लीजिए, फिर वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं आज भी।
तो इकोनॉमिक रिलेशन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें हम लोग दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेते हैं। फिर एक आप यहाँ पे डिफेंस रिलेशन के बारे में भी बात कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे पाकिस्तान अमेरिका का एग्जांपल दीजिए। आजकल पाकिस्तान अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इवन अमेरिका भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है। लेकिन उनके बीच में डिफेंस रिलेशन इतने ज्यादा गहरे हैं कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका ने ही बिल्डअप किया है। छोड़ नहीं पा रहे हैं। इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है लेकिन डिफेंस रिलेशन है। आप एक रिलेशन में कल्चर की बात भी कर सकते हो, पीपल टू पीपल हिस्टोरिकल रिलेशन की बात कर सकते हो, जियोपॉलिटिक्स में। तो कई सारी चीजें होती हैं जियोपॉलिटिक्स में। तो अभी G20 जब मीटिंग हुआ तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सऊदी अरेबिया के साथ भी और इंडिया के साथ यूरोप के साथ मिलके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अनाउंसमेंट किए हैं। शिपिंग लेन्स, रेल प्रोजेक्ट वगैरह, पाइपलाइन वगैरह बिछाने की कोशिश की है। ये बेसिकली अमेरिका कोशिश कर रहा है, जो पिछले काफी सालों से अमेरिका इस एरिया के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था। तो दोबारा से जो बाइडेन जो है नहीं चाहते कि चाइना इस रीजन को डोमिनेट करे। तो G20 में कई सारी मीटिंग हुई। G20 के बाद भी सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि वो अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशन को दोबारा से नॉर्मलाइज करना चाहता है। हालांकि उनके रिलेशन नॉर्मलाइज हैं। अब सऊदी अरेबिया और अमेरिका के जो रूट्स हैं बहुत डीप हैं। 1970s की मैं बात कर रहा हूँ, तब से बहुत डीप रूट्स हैं। सऊदी अरेबिया का 99% जो डिफेंस पूरा सिस्टम है वो अमेरिका देता है उसको। तो रिलेशन तो हैं पहले से। लेकिन अभी पिछले समय से क्या हो रहा है, कुछ समय से सऊदी अरेबिया और यूएई की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अभी अमेरिका के ऊपर उतना डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया यूएई वगैरह उसकी ग्रिप से निकलें। तो वो थोड़ा सा रिलेशन को मेंटेन करना चाहता है दोबारा से। और वो अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में थोड़ा डिसेंट से रिलेशन बने, क्योंकि अभी तो इनके बीच में रिलेशन खराब है। अभी खराब छोड़े है ही नहीं। तो अमेरिका चाहता है कि थोड़ा बहुत इनके बीच में डील वील हो। वो भी कोशिश कर रहे हैं। चैलेंजेस टू द यूएस डोमिनेंस। कौन चैलेंज कर रहा है अमेरिका को? चाइना चैलेंज कर रहा है वेस्ट एशिया के अंदर। अभी आपने देखा सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई है, चाइना ने करवाई। राइट। अभी आप देखें टर्की जो कि नाटो का मेंबर है, वो रशिया के साथ जो है टाइम टू टाइम जो है मीटिंग करते रहते हैं। तो कुछ चीजें बदल रही हैं वेस्ट एशिया में, जो कि अमेरिका के डोमिनेंस के लिए काफी बड़ा चैलेंज है। बट कुछ ना कुछ तो आपको भैया करना पड़ेगा। क्या करोगे आप? प्रेसिडेंट जो बाइडेन वेस्ट एशिया स्ट्रेटेजी हैज टू की कंपोनेंट्स। दो चीजों पे काम करना है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ये है कि जो ट्रंप ने जो पॉलिसीज चलाई थी वेस्ट एशिया को लेके, ठीक है, आप उसे कंटिन्यू करें। ट्रंप ने बड़ी जबरदस्त पॉलिसी चलाई थी। यूएई और इसराइल के बीच में रिलेशन को नॉर्मलाइज कर दिया था, जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। हालांकि कुछ लोग उसके लिए नोबेल प्राइज की डिमांड भी कर रहे थे, बट एनीवेज। गल्फ, जिसे अब्राहम अकॉर्ड भी कहते हैं हम लोग, गल्फ अरब स्टेट्स एंड इसराइल, इनको क्लोज लेके आना है। पहला तो काम ट्रंप को ये करना, जो बाइडेन को ये करना पड़ेगा। दूसरी बात, ईरान का जो रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है धीरे धीरे वेस्ट एशिया में, उसको भी कम करना पड़ेगा। ये दो चीजों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सऊदी इजराइल डील के ऊपर भी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही अ, मोहम्मद बिन सलमान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सऊदी अरेबिया और इसराइल जो है एवरी डे, डे बाय डे वो क्लोज आ रहे हैं। तो अगर आप जल्दी देखने को मिलेगा, अगर ऐसा होता है तब ये मान के चलिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अमेरिका के लिए, अगर सऊदी अरेबिया और इसराइल आपस में डील कर लेते हैं तो। उसके अलावा रीएश्योरिंग द यूएस प्रेजेंस। अमेरिका और उसके जो नाटो मेंबर्स हैं वो अफगानिस्तान से जब उन्होंने विड्रॉ किया तो चाइना जो है वहां पे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में जब I2U2 सबमिट हुआ यूएई के साथ, इंडिया भी इन्वॉल्व था वहां पे, इसराइल इन्वॉल्व था, अमेरिका इन्वॉल्व था। तो अमेरिका अपनी प्रेजेंस को दोबारा से दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भाई किसी ना किसी तरह से चाइना वहां पे आए। ठीक है। इंडिया का तो रोल ऑफ कोर्स है ही। गल्फ कंट्री से बहुत सारा पेट्रोलियम वगैरह हम लोग ऑफ कोर्स इंपोर्ट करते हैं। मिलियंस की संख्या में जो इंडियन जो डायस्पोरा है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में रहता है, काम करता है। राइट। और इंडिया ग्रोइंग पावर भी है। अगर ज्योग्राफिकली भी देखें तो मिडिल ईस्ट और इंडिया आर क्वाइट क्लोज। तो हमारे बीच में ट्रेड रिलेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उधर से चाइना का जो रोल इंपॉर्टेंट बढ़ रहा है वहां पे।
तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि चाइना के उस रोल को डेफिनेटली काउंटर कर सकता है, और वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को समझती हैं, इसलिए इंडिया को काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अगर बात करें यहाँ पे, ये तो हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं बात कर ही चुके हैं, ठीक है। इंडिया का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा? इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और इंडिया के लिए ये चैलेंज भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि क्योंकि अमेरिका इंडिया को एज अ इम्पोर्टेंट अलाई मानता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, तो इसलिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज वहां पे ओपन है। लेकिन हमारे लिए वहां पे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि जिस तरह से जो ग्रेट पावर्स हैं, दो बड़ी पावर हैं चाइना और अमेरिका, वो दोनों आपस में वहां पे लड़ रही हैं, उनके बीच में कंपटीशन है। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो गुम हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं इस पावर टसल में हमारे बीच में टेंशन क्रिएट ना हो जाए। हालांकि इंडिया का जो इकोनॉमिक साइज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। हमारे वेस्टर्न एशिया के साथ कल्चर कनेक्शन भी है, तो उसका फायदा जो है डेफिनेटली इंडिया उठा सकता है। लेकिन हमें बचना पड़ेगा कोल्ड वॉर की मेंटालिटी से। कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, रशिया और अमेरिका के बीच में लगातार इन्फ्लुएंस के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उस से इंडिया जो है निकल गया था। लेकिन अभी ऐसा ना हो, नए जमाने का कोल्ड वॉर है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, उसमें जो है इंडिया को इस तरह से जो है अंदर नहीं घुसना है। हाँ, मल्टीपल आपको एंगेजमेंट करनी पड़ेंगी, अफगानिस्तान के जैसे हमें नहीं करना है। अफगानिस्तान के साथ हमारी मल्टीपल एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, तो एक बार जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से गई, तो अफगानिस्तान के हमारे जो रिलेशन है वो बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन हमें सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट के लिए ऐसा नहीं करना है, मल्टीपल एंगेजमेंट रखनी है, चाइना वाली साइड से भी, रशिया वाली साइड से भी, टर्की वाली साइड से भी, अमेरिका वाली साइड से भी। तभी हमारी जो अप्रोच है वो बैलेंस होगी, और बैलेंस जरूरी है, जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। और कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, तो मिलजुल के जो है आपको काम करना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें आप डेफिनेटली इस आर्टिकल से सीख सकते हो। कोई आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, जैसे हम यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अ, लिख सकते हो, डिस्कस द ग्रोइंग रोल ऑफ इंडिया इन वेस्ट एशिया, गिवन द बैकग्राउंड और गिवन द जियोपॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स। ठीक है, 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स में आप इसे लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर आप लगातार डीएनए वगैरह हमारा देखते हैं, तो आई होप डिसेंट सी कमांड आपकी इस टॉपिक पे होगी। डिस्कस द ग्रोइंग रोल ऑफ इंडिया इन द वेस्ट एशिया गिवन द जियो पोलिटिकल राइवलरी बिटवीन द ग्रेट पावर्स। ग्रेट पावर्स की जब यहाँ पे आप लिखोगे, तो इसमें आप चाइना, यूएसए, रशिया, इवन टर्की भी मेंशन कर सकते हो, सऊदी, कतार, थोड़ा बहुत आपको मेंशन करना है तो आप यूएई वगैरह ये सब मेंशन कर सकते हो। उसके बीच में जो है इंडिया को अपना कैसा स्पेस वहां पे बनाना है, हमारा कैसे रोल इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज समथिंग अबाउट। तो इसमें आप I2U2 का मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अभी एससीओ के अंदर ईरान जो है वो परमानेंट मेंबर बना है, आप उसकी बात कर सकते हो, ग्वादर पोर्ट की बात कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीजें आप मेंशन कर सकते हो। अभी जो हमारा पाइपलाइन प्रोजेक्ट आया है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। तो कई सारी चीजें हैं लिखने के लिए यहाँ पे, जो आप इस आंसर के अंदर लिख सकते हो। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं आपके लिए दिया है पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।